नेहरू ने इस देश में जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उलझा कर रख दिया, जिस प्रकार से नेहरू ने सिंधु जल समझौते को उलझा कर रख दिया, ठीक उसी प्रकार से जुडिशियरी का मुद्दा भी जिस प्रकार से उलझा हुआ है, इसमें भी नेहरू की ही देन है। और इस पर आज विशेष तौर पर प्रकाश डालने की जरूरत है, जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ खबरें देखना जरूरी है ताकि पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट पता चल सके। ये आप रिपोर्ट देखिए। हम वेले हैं क्या? ये भाषा आप आज तक चौराहों पर, सड़क पर सुनते होंगे, लेकिन ये भाषा सुप्रीम कोर्ट में कही गई है। और ये भाषा किसने कहा, आप जानकर आश्चर्य कर जाएंगे। ये भाषा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की है। अब ये मामला क्या है, ये भी समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल दिल्ली दंगों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी और केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल नहीं पहुंचे, तो कोर्ट में जो जस्टिस बैठे थे वो गुस्सा हुए। उन्होंने पूछा, दोबारा सुनवाई हुई, फिर सॉलिसिटर जनरल नहीं पहुंचे, तब जाकर के जस्टिस कॉल ने बिफरते हुए कहा कि हम वेलास माना जाता है क्या? आप देखिए ना, ये लाइव लॉग की रिपोर्ट है। और खास बात जानते हैं क्या है कि सॉलिसिटर जनरल उस समय सुप्रीम कोर्ट में ही थे। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट से बाहर थे, लेकिन उस अदालत में नहीं थे। पूछा गया तो पता चला कि वो किसी संवैधानिक पीठ की सुनवाई में लगे हुए हैं और इसी वजह से वो नहीं आए हैं। लेकिन इसके बाद भी जस्टिस गुस्सा हुए और उन्होंने इस तरह की भाषा का उपयोग किया, गुस्से में किया। और यही नहीं, एक और मामला आपको जानना जरूरी है। जिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुका है, उस मामले पर प्रोपेगेंडा करते हुए बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई। भारत सरकार ने बैन कर दिया, लेकिन उस बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई। और याचिका किसने डाली? टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, पत्रकार एनराम, एडवोकेट प्रशांत भूषण, वही लोग हैं। और आप ये भी जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका मंजूर कर ली गई है। और इस मंजूरी के बाद इस देश के कानून मंत्री ने एक बात कही, और देखिए क्या कहा। उन्होंने कहा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद किया जाता है, ये इस मामले से पता चलता है। जबकि इस देश के हजारों लाखों लोग न्याय के इंतजार में पड़े रहते हैं, उन्हें सिर्फ इंतजार ही रहता है और उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। और याद रखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने आईबी और रॉ जैसी एजेंसियों की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया, तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है, अपील की है कि बेनामी कानून पर जो भी सुनवाई हो वो खुली अदालत में होनी चाहिए। और ये जो सारी खबरें हैं ना, बस हाल की हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ये मामला डाला है कि खुली अदालत में सुनवाई हो, तो कोशिश यही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कानून बना, उस पर अदालत की चौखट में जो चर्चा होती है, जिस तरीके से फैसले होते हैं, उसके बारे में जनता को भी पता चलनी चाहिए। और आप याद रखिए, न्यायपालिका और सरकार के बीच, मतलब विधायिका और कार्यपालिका के बीच जिस तरीके से संवाद हो रहे हैं, वो इतिहास का एक हिस्सा है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है और उसके बारे में हम सबको जानना बहुत ही जरूरी है। और आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा और बताऊंगा कि इसका एक सिरा जवाहरलाल नेहरू यानी देश के पहले प्रधानमंत्री से भी जुड़ता है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के इस वीडियो में कांग्रेस के उन पापों की चर्चा करूंगा जिसकी वजह से न्यायपालिका को इस देश के संविधान और संसद के खिलाफ ही खड़ा कर दिया गया। साथ ही मैं सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस की सरकार के बीच उस इतिहास के पन्ने को भी खंगालने की कोशिश करूंगा, जिससे पता चलेगा कि देश की न्यायपालिका के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। अब मैं उस मुद्दे पर आऊं, उससे पहले एक महत्वपूर्ण न्यूज जिसकी मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी चर्चा की, उसे पहले आप समझ लीजिए। केंद्र सरकार ने
बेनामी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला है। और ये कानून क्या है पहले आप समझ लीजिए कि राजीव गांधी की सरकार ने 1988 में ये कानून को लेकर आई थी, पहले अध्यादेश के रूप में, फिर इसे संसद में पास किया। उस समय भ्रष्टाचार को लेकर आपको पता है ना कितना माहौल एकदम उग्र हो गया था, मीडिया में ये खबरें आ रही थी कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, और तब जाकर के ये बेनामी कानून पास किया गया था। लेकिन उस समय सरकार की मंशा अच्छी नहीं थी, बस कानून लाना था, लेकर आ गई। लेकिन कानून किस संसद में तो ये पास कर दिया गया, लेकिन कानून को बनाया नहीं गया। भाई एक प्रक्रिया होती है ना कि कैसे ये कानून चलेगा, उस पर सरकार कुंडली मारकर बैठ गई। और उसके बाद मोदी सरकार जब सत्ता में आई 2016 में इसको लेकर कानून बनाया गया, संशोधन भी किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इस कानून को रद्द कर दिया, पूरे कानून को ही रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा इसमें जैसे 3 साल की सजा का प्रावधान है। इसके बाद सरकार ने काम भी किया और लोगों की सजा भी मतलब उसके लिए याचिका डाली गई, इस पर सुनवाई होने लगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उस कानून को आप समय से पहले इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। मतलब सुप्रीम कोर्ट यह कह रही है कि अगर किसी कानून में 3 साल की सजा का प्रावधान है तो आप 2016 से पहले के केस में लागू नहीं कर सकते हैं। लेकिन सरकार तो यह कह रही थी कि भैया जब यह 1988 में पास हो गया तब से हम लागू करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना नहीं और इसे रद्द कर दिया। अब आप सोचिए कि बेनामी कानून के तहत जितने भी मामले चल रहे होंगे, भ्रष्टाचार को लेकर ही तो ये सरकार आई है ना, अब जितने भी मामले चल रहे होंगे वो तो सारे के सारे खत्म हो गए। अब जाकर केंद्र सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और केंद्र सरकार ने कहा कि आप फिर से विचार कीजिए। लेकिन इस बार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी अपील की है कि आप जो सुनवाई करते हैं ना वो अदालत खुली होनी चाहिए। अभी तक ये बंद अदालत में इसकी चर्चा हो रही थी। तो सरकार ये बताना चाहती है कि जब आप सुनवाई करें, जब आप चर्चा करें, तो ये देश को पता चलना चाहिए कि किस प्रकार से सुनवाई होती है, वो कौन से तर्क हैं जो दिए जाते हैं इस कानून के खिलाफ, जिससे भ्रष्टाचारी बच जाते हैं। मेरे ख्याल से तो यही मंशा होगी और इसी वजह से ये एक बहुत बड़ा फैसला है। अब यहां आकर आपको सरकार के उस उत्तरदायित्व को भी समझना पड़ेगा जब कानून मंत्री ये कहते हैं कि जजों को तो चुनाव नहीं लड़ना पड़ता है, जजों को तो किसी को जवाब देना नहीं होता है। तो ये वो उत्तरदायित्व की कड़ी है और यही वो कड़ी है जहां से आपको ये भी पता चलेगा कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो विश्वास की डोर है ना वो लंबी हो गई है, खाई चौड़ी हो गई है और सरकार को लगने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट जनतंत्र की भावनाओं के अनुरूप नहीं चल रही है। हालांकि इसमें कांग्रेस की जो हालत है ना वो देखना बड़ा दिलचस्प है। कांग्रेस इस समय जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है ना उसको लेकर के मतलब ऐसा दिखा रही है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सही है, चलिए मान भी लिया जाए। लेकिन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जब पास हो रहा था तब तो कांग्रेस साथ थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया तब भी कांग्रेस चुप रही। कॉलेजियम सिस्टम की बात आई तो कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं है। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, सत्ता के आगे कांग्रेस किसी को कुछ नहीं समझती, कोई संवैधानिक मर्यादा का पालन नहीं करती है। अगर उसे पता चल जाए कि ये मोदी सरकार के खिलाफ है और भले ही वो संवैधानिक रूप से सही ना हो तब भी कांग्रेस उन चीजों पर आकर टिक जाती है। और इसीलिए अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने न्यायपालिका को जिस तरीके से संसद और सरकार के विरुद्ध हमेशा से समझने का पाप किया उसी की सजा आज देश भुगत रहा है। और इन परिस्थितियों में मैं आपको नेहरू की सोच से वाकिफ कराना चाहता हूं। नेहरू की सोच की वजह से ही न्यायपालिका संसद और संविधान के खिलाफ जाकर खड़ी हो गई और वो परिस्थितियां आपको समझना जरूरी है। अब आपको मैं
ये रिपोर्ट दिखाता हूं, इसमें आपको पता चलेगा कि जवाहरलाल नेहरू क्या सोचते थे। वो सोचते थे कि न्यायालय माने कोर्ट में जो बैठे वकील हैं, न्यायाधीश हैं, वो सरकार के काम में बाधा पहुंचाते हैं। और जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की बैठक में जो बयान दिया था, उसमें यही सोच सामने आती है। मैं कुछ हिस्सा पढ़कर सुनाता हूं इस रिपोर्ट की, आप देखिए। विद इन लिमिट्स नो जज एंड नो सुप्रीम कोर्ट कैन मेक इटसेल्फ ए थर्ड चैम्बर। आप देखते चले जाइएगा एक एक शब्द को। नो सुप्रीम कोर्ट एंड नो जुडिशियरी कैन स्टैंड इन जजमेंट ओवर द सोवरेन विल ऑफ पार्लियामेंट। आप समझ रहे हैं ना कि पार्लियामेंट के सोवरेन पावर के सामने कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई जुडिशियरी कुछ नहीं है। इफ वी गो रॉन्ग हियर एंड देयर इट कैन पॉइंट इट आउट, बट in the ultimate analysis where the future of the community is concerned, though no judiciary can come in the way। मतलब फाइनल जो बात होगी ना, वो संसद की ही होगी और कोई सुप्रीम कोर्ट इसे बदल नहीं सकता। एंड इफ इट कम्स इन द वे, अल्टीमेटली द होल कॉन्स्टिट्यूशन इज ए क्रिएचर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए, ये जो संविधान बनाया गया ना, उसमें तो नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो भी थे सदस्य, और वो इस बात को कह रहे हैं संविधान सभा में। तब आपको समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति किस प्रकार का अविश्वास रखा गया। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने 1950 में पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को लेकर जो कानून बनाया, इसके अलावा मद्रास में वामपंथियों की जिस प्रकार से एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्याएं हुई और उस पर जो आलोचना हो रही थी, तो मीडिया पर सेंसर डालने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने एक कानून बनाया, सेंसरशिप लगा दी। अब इसके खिलाफ जो मीडिया के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और मीडिया की तरफ से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और वामपंथी नेता सोमनाथ चटर्जी के पिता एनसी चटर्जी ने लड़ाई लड़ी थी। मतलब वो कानूनी तौर से लड़ रहे थे और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों के आधार पर इस सेंसरशिप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। और जवाहरलाल नेहरू इससे बिगड़ गए। उन्हें पसंद नहीं आया कि मौलिक अधिकार के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी सेंसरशिप है उसे रद्द कर दिया। इसके अलावा कुछ और चीजें हुई, वो भी मैं आपको समझाता हूं। कांग्रेस ने जमींदारी प्रथा को खत्म करके भूमि सुधारों जैसे कई योजनाओं को लागू करना चाहती थी नेहरू की सरकार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक जो फैसले सुनाए, उसमें सब चीजों पर, इन योजनाओं पर ब्रेक लगा दिया। और ऐसी स्थिति में जवाहरलाल नेहरू ने काम किया, आज भी वो बना हुआ है और आपको वो जानना जरूरी है। उन्होंने संविधान में पहला संशोधन करके संविधान में थर्ड शेड्यूल बनाया। इस शेड्यूल में ऐसे विषय लाए गए जो सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर हो गए, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से परेशान होकर जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा था। कुछ पंक्तियां उसकी सुनाना चाहता हूं, आप सुनिए उसमें क्या लिखा है। इट इज इम्पॉसिबल टू हैंड अप अर्जेंट सोशल चेंजेस बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इन द वे वी शैल हैव टू फाइंड ए रेमेडी इवन दो दिस माइट इन्वॉल्व अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर जवाहरलाल नेहरू के क्या विचार थे, क्या वो करना चाहते थे। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी, उसमें भी नेहरू ने जो काम किया वो एक ऐतिहासिक दुर्घटना के तौर पर समझ सकते हैं। अब आप देखिए, नेहरू अपनी पसंद के व्यक्ति को चीफ जस्टिस बनाना चाहते थे। और कैसे? उन्होंने पहला प्रयास जब पहले मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया की मृत्यु के बाद किया। वो एस.आर. दास को मुख्य न्यायाधीश बनाना चाहते थे। अब ये नाम बड़े पुराने हैं, एस.आर. दास को वो बनाना चाहते थे, लेकिन उनसे वरिष्ठ थे पतंजलि शास्त्री।
लेकिन नेहरू उन्हें बनाना नहीं चाहते थे, उन्हें पसंद नहीं करते थे। और जब न्यायाधीशों को यह पता चला कि ये वरीयता के क्रम को तोड़कर किसी को बनाना चाहते हैं, तो उस समय 6 न्यायाधीशों ने यह चेतावनी दी कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। नेहरू दबाव में आ गए और फिर उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। और इसके बाद देखिए, पतंजलि शास्त्री के बाद मेहर चंद महाजन वरिष्ठ न्यायाधीश थे। अब मेहर चंद महाजन कौन थे, यह भी आप समझ लीजिए। जम्मू कश्मीर रियासत में राजा हरि सिंह के प्रधानमंत्री थे मेहर चंद महाजन। और मेहर चंद महाजन से नेहरू का 36 का आंकड़ा था, क्योंकि जम्मू कश्मीर विलय में किस तरह की स्थितियां पैदा हुई थी आप जानते हैं। नेहरू की भूमिका कितनी खराब थी, किस तरीके से इस मुद्दे को उलझा दिया गया था। तो मेहर चंद आलोचक थे और इसी वजह से जवाहरलाल नेहरू मेहर चंद महाजन को चीफ जस्टिस नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि उनसे वरीयता से जो नीचे थे MC चागला, उनको बनाना चाहते थे। यह बात भी पता चल गया तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश फिर विरोध में उतर आए और जवाहरलाल नेहरू को फिर से झुकना पड़ा। लेकिन यही वो प्रवृत्ति है दोस्तों, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने पूरे के पूरे सिस्टम को जुडिशरी के तोड़ कर रख दिया। और जानते हैं क्या किया? इंदिरा गांधी के समय में 25 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती मामले में फैसला आया था। यह तो इतिहास का हिस्सा हम सब जानते हैं, 7-6 के बहुमत से आया था। और इसी केशवानंद भारती मामले में जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही गई थी, वो इसी मामले में कही गई थी। और इसी मामले के तहत संविधान में संशोधन के संसद के अधिकार को कम कर दिया गया था, जो आज भी बना हुआ है, जिसके बारे में वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। और इससे इंदिरा गांधी नाराज थी। और जैसे ही यह फैसला आया, उसके एक दिन बाद ही इंदिरा गांधी ने जो सरकार के पक्ष में निर्णय देने वाले थे A.N. रॉय, उन्हें मुख्य न्यायाधीश बना दिया। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि A.N. रॉय से 3 न्यायाधीश वरिष्ठ थे। और कौन कौन थे आप नाम देखिए, जस्टिस J.M. सेलेत, जस्टिस हेगड़े और जस्टिस ग्रोवर। लेकिन चूंकि इन्होंने विरोध में फैसला दिया था, मेजॉरिटी में शामिल थे, तो इन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। फिर एक बार और मामला आया। अब आप देखिए जस्टिस HR खन्ना के मामले को। यह भी केशवानंद भारती मामले में शामिल थे, मेजॉरिटी के साथ थे, इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, मतलब जो फैसला दिया। फिर यह 1976 में ADM जबलपुर का एक मामला आया, जिसमें इन्होंने नागरिक के अधिकार को वरीयता दी और इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला गया तो इंदिरा गांधी भड़क गई। और फिर जब चीफ जस्टिस बनाने की बारी आई तो उन्होंने HR खन्ना को रोक दिया, जबकि MH बेग को बनाया, वो जूनियर थे। और इस वजह से जस्टिस HR खन्ना ने इस्तीफा दे दिया। ये आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। इंदिरा गांधी यही नहीं रुकी, उन्होंने संविधान में इसके बाद भी बहुत सारी काम किए। आपको पता होना चाहिए कि प्रियम्बल जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, उन्होंने संविधान के प्रियम्बल को भी बदलने का काम किया। सोशलिस्ट, सेक्युलर शब्द जोड़ा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाया। और यही काम आप आगे बढ़िए। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी ने भी यही काम किया। शाहबानो केस आप भूले नहीं होंगे, 1985 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस को अपना मुस्लिम वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आया। तो उसके बाद क्या किया गया? राजीव गांधी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया और सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर पाई। मैंने आपको वो पूरी कड़ी दिखाने की कोशिश की है। पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी। जाहिर है कांग्रेस लगातार ये पाप जुडिशरी के खिलाफ करती जा रही थी और आखिर में वो समय भी आया जब सुप्रीम कोर्ट को मौका मिल गया। 1993 में सेकंड जजेस के मामले में यह मौका मिला और सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, उस मामले को सरकार से पूरी तरह से अलग कर दिया।
जो ये नियुक्ति का काम होता है ना, वो एग्जीक्यूटिव का होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन घटनाओं को देख चुकी थी कि किस प्रकार से जुडिशियरी के साथ खिलवाड़ किया जाता है, और तभी जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से सरकार को अलग करते हुए कॉलेजियम सिस्टम की व्यवस्था बनाई। और कॉलेजियम सिस्टम में आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम सिस्टम ही करता है। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम समय के साथ ऐसी परंपरा बनती गई जहां फिर वंशवाद की बू आने लगी, और इसीलिए मीडिया में ये रिपोर्ट दिखती है कि कॉलेजियम सिस्टम की वजह से जुडिशियरी में भी भाई भतीजावाद और वंशवाद की परंपरा शुरू हो गई है। साथियों, कांग्रेस ने जितने भी काम किए वो प्रजातंत्र बचाने के नाम पर, मानवाधिकार के नाम पर, संविधान के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किए। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा यह निकला कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला, वंशवाद को बढ़ावा मिला। जो गैर संवैधानिक शक्तियां हैं वो मजबूत होती चली गई, जबकि सनातन परंपरा से जुड़े हुए जो मूल्य हैं वो हीनता के भाव से ग्रसित हो गए। आज आजादी के अमृत काल में प्रधानमंत्री मोदी उन नकारात्मक शक्तियों से लड़ रहे हैं, और जो प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उन मूल्यों को स्थापित करने में लगे हुए हैं, और ये बात आज दिखाई भी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।